Hello everyone, this is part 1 of chapter 3 Statistical Measures of Asset Returns CFA Level 1 Quants। सो ये चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि जैसे नाम से हमको पता चल रहा है कि एसेट रिटर्न्स को हम स्टैटिस्टिकली कैसे मेजर करेंगे। फिर चाहे वो इसमें लिखा है एसेट रिटर्न्स, पर रिटर्न के साथ साथ रिस्क भी आता है, राइट। तो ये चैप्टर में हम क्या देखेंगे, रिटर्न्स को भी मेजर करना देखेंगे स्टैटिस्टिकली, एंड रिस्क यानी डिस्पर्जन को भी स्टैटिस्टिकली मेजर करना देखेंगे। सो इसके कंटेंट्स है, पहले तो रिटर्न को कैसे मेजर करेंगे। तो रिटर्न उसके लिए होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी यानी कैसे, क्या पता चल रहा है हमको नाम से पढ़ के, सेंट्रल टेंडेंसी यानी कोई मिडल वैल्यू, ठीक है। सेंटर यानी मिडल होता है, तो उसको मिडल वैल्यू ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कौन से मेजर्स है, 3 मेजर्स है, मीन, मीडियन और मोड। ये तीनों के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है। और फिर होते हैं आउटलायर्स, वो भी हमने पढ़े हुए हैं, हम देखेंगे इसका क्या मतलब है। फिर आता है मेजर्स ऑफ लोकेशन, जिसको हम क्वांटाइल्स भी बोलते हैं, कि आपका कौन सा डेटा कहाँ पे लोकेटेड है, उसको मेजर करने के लिए क्या होता है, मेजर्स ऑफ लोकेशन, क्वांटाइल्स, जैसे आपके परसेंटाइल्स हो गए, डेसाइल्स हो गए, क्वार्टर्स हो गए, वो सब। डिस्पर्जन, फिर आता है डिस्पर्जन, जैसे मैंने बोला कि जैसे हम रिटर्न मेजर करेंगे उसी तरीके से हम रिस्क और अनसर्टेनिटी भी स्टैटिस्टिकली मेजर करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, वोलेटिलिटी बोलते हैं या तो डिस्पर्जन बोलते हैं। तो उसके लिए भी क्या होता है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन होते हैं, ठीक है। तो डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या मेजर्स हैं, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं। रेंज हो सकती है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन है, वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल सकते हैं, या तो टारगेट डाउनसाइड डेविएशन निकाल सकते हैं। तो ये कुछ मेजर्स हैं ऑफ डिस्पर्जन, जिससे हम डिस्पर्जन कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी चीज़ का, कोई भी डेटा सेट का, ठीक है। उसके बाद आता है स्क्यूनेस, उसके बाद आएगा कर्टोसिस, जो स्क्यूनेस से ही रिलेटेड है। और फिर हम देखेंगे कोरिलेशन। कोरिलेशन यानी दो चीज़ों के बीच का रिलेशन को हम बोलेंगे कोरिलेशन। वो दोनों चीज़ें साथ में किस हद तक वो दोनों चीज़ें साथ में मूव करती है या तो साथ में मूव नहीं करती, उसको बोलेंगे कोरिलेशन सिंपल लैंग्वेज में। कोरिलेशन के अंदर क्या क्या है, स्कैटर प्लॉट्स यानी विजुअल रिप्रेजेंटेशन। स्कैटर प्लॉट यानी कोरिलेशन का, यानी कोई भी डेटा का विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, विजुअल। फिर हम देखेंगे कोवेरिएंस, जैसे हमने ऊपर देखा था वेरिएंस। जो नॉर्मल वेरिएंस है वो एक ही डेटा सेट है आपके पास, सपोज एक्स की कुछ वैल्यूज़ है, उसका खुद के साथ ही वेरिएंस, ठीक है, तो उसको बोलेंगे नॉर्मल वेरिएंस। और अभी दो आपके पास डेटा सेट्स है, एक एक्स डेटा सेट है और एक वाई डेटा सेट है, उन दोनों के बीच में कितना वेरिएंस है, ठीक है, उन दोनों साथ में मूव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो उन दोनों के वेरिएंस को बोलेंगे कोवेरिएंस, उन दोनों के रिलेशन को बोलेंगे कोरिलेशन। और फिर एक आता है स्प्यूरियस कोरिलेशन। स्प्यूरियस मतलब, जैसे स्प्यूरियस वर्ड का मतलब क्या है, फेक या तो गलत, राइट। तो ये स्प्यूरियस कोरिलेशन है कि सपोज कोरिलेशन तो है पर वो गलत है, या तो बाय चांस हो गया, या तो वो फेक है, ठीक है। तो ये हमको मेजरली पढ़ना है इस चैप्टर में। तो हम स्टार्ट करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। सो ये हम ऑलरेडी काफ़ी टाइम पढ़ते आए हैं, स्कूल में भी पढ़ा है कि मीन, मीडियन, मोड क्या होता है, हमने चैप्टर 1 में भी काफ़ी डिटेल में देखा था ये। तो हम जल्दी से इसको गो थ्रू कर लेते हैं। सो पहले हम समझते हैं कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है, ठीक है। सो इसमें क्या लिखा है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्पेसिफाइज वेयर द डेटा इज सेंटर्ड, where the empirical distribution of returns is centered, essentially a measure of expected return based on the observed sample. So central tendency, जैसे नाम से पता चल रहा है, सेंट्रल यानी एक मिडल वैल्यू, मतलब जो हमारा पूरा सेट ऑफ डेटा है, जो हमारे सपोज x नंबर ऑफ डेटा ऑब्जर्वेशन है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वो कहाँ पे सेंटर्ड है। तो वो जो सेंटर वैल्यू होती है वो जनरली एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है कि चलो ये सारे डेटा पॉइंट्स है, उसमें से सबसे सेंटर में ये है, मतलब उसका एवरेज इतना है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू भी यही होगी, ठीक है। सब लोग उसी सेंटर के आसपास हैं, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये मेजर्स, चाहे वो मीन, मीडियन, मोड हो गया, कुछ भी हो गया, वो मेजर्स क्या बताते हैं कि डेटा का सेंटर पॉइंट किधर है, डेटा का एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहाँ पे सेंटर्ड है, वो चीज़ बताएगी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो फर्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, मीन। सो मीन जैसे हमको पता है हम कैसे निकालते हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो ये हमारा निकल जाएगा अरिथमेटिक मीन। अब इसमें क्या लिखा है कि मीन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्योंकि कुछ भी हमको सेंट्रल कोई भी डेटा का सेंटर पता करना है कि हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस है। अभी चलो भाई इसका एवरेज बता दो, तो हम क्या इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू बता दो, तो हम क्या निकालते हैं, सीधी उसकी एवरेज निकालते हैं।
एवरेज से क्या होता है कि सपोज 10 ऑब्जर्वेशन है, आपको उसको एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो आप 10 अलग अलग एक ही चीज़ के 10 ऑब्जर्वेशन है, तो आप एनालाइज कैसे करोगे? आप कुछ उसमें से इंटरप्रिटेशन निकाल नहीं सकते, राइट? तो आप क्या करते हो, उन 10 का एक एवरेज निकाल लेते हो कि ये जो एवरेज नंबर आया वो ये पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो वो एवरेज वो पूरे डेटा सेट का एक सिंगल वैल्यू, एक सिंगल रिप्रेजेंटेशन हो गया, जो उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू उसका एवरेज हो गया। उसको हम बोलेंगे अरिथमेटिक मीन। वो एक टाइप का क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, मीडियन आएगा। क्योंकि मीडियन क्यों निकालना पड़ा, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, फर्स्ट चैप्टर में, कि मीन क्या होता है, कोई आउटलायर आ गया डेटा में आपके पास, ठीक है। कोई नॉर्मल आपका डेटा नंबर्स चल रहे हैं, सपोज आपके डेटा सेट्स में नंबर्स है 1 3 4 5 10 तक नंबर्स है, बट सडनली एक वैल्यू ऐसी है डेटा सेट में 100, तो वो क्या है, आउटलायर है वो। मतलब वो नॉर्मल जो आपका डेटा का रेंज है उससे वो काफ़ी बाहर है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, जो चीज़ बाहर है, चाहे वो पॉजिटिव साइड पे बाहर हो, चाहे वो नेगेटिव साइड पे बाहर हो, बाहर अपने नॉर्मल डेटा के रेंज से बाहर कोई चीज़ है, तो उसको हम बोलेंगे आउटलायर्स, ठीक है। तो मीन क्या होता है, सारे ऑब्जर्वेशंस को प्लस करेगा इंक्लूडिंग दोज आउटलायर्स, एंड फिर उसको डिवाइड करेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो क्या हो जाएगा, जैसे हमने फर्स्ट में ये एग्जांपल के साथ समझा था कि अगर कोई आउटलायर पॉजिटिव साइड पे, सपोज ये 1 to 10 का मेरा डेटा है, उसमें 100 का भी एक ऑब्जर्वेशन आ गया, ठीक है, तो वो आउटलायर पॉजिटिव साइड पे, तो वो मेरा मीन क्या ऊपर खींच जाएगा, बिकॉज आउटलायर की वजह से वो ऊपर खींच जाएगा। और सपोज नेगेटिव 100 का एक ऑब्जर्वेशन है, तो मेरा मीन क्या हो जाएगा, नीचे के साइड खींच जाएगा, ठीक है। तो मीन क्या है, वो आउटलायर्स से काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो वो काफ़ी बार सही डेटा नहीं दे पाता, मीन जो है वो सही इंटरप्रिटेशन नहीं दे पाता। तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ी, मीडियन की ज़रूरत पड़ी, कि आउटलायर्स का इफेक्ट कम करने के लिए हम मीडियन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मीडियन क्या होता है, ये एक्चुअल में हम बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट जो डेटा है उसका एग्जैक्ट जो सेंट्रल वैल्यू है वो बताता है मीडियन। एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू पोजीशन वाइज बताएगा, ठीक है। ये क्या बता रहा था, एवरेज बता रहा था, एक पूरे डेटा का एक एवरेज वैल्यू इतनी है। ये क्या बताएगा, ये पूरा एक डेटा है, उसका एग्जैक्ट बीच में कौन सी वैल्यू है वो बताएगा मीडियन, ठीक है। अब वो जो डेटा है उसको आपको पहले असेंडिंग या तो डिसेंडिंग, कोई भी आप ऑर्डर में पहले अरेंज करोगे, उसके बाद देखोगे कि बीच की जो वैल्यू है वो आपका बीच की वैल्यू कौन सी है डेटा में, और वो आपकी मीडियन हो जाएगी, ठीक है। सो मीडियन इज द मिड पॉइंट ऑफ अ डेटा सेट where the data is arranged in ascending or descending order। ये मेरा ऑब्जर्वेशंस है, सपोज 30 31 10 20 25 26 27, ठीक है। सो सपोज ये हमारे पास इतने ऑब्जर्वेशंस है, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशंस है। पहले हम इसको अरेंज कर देंगे, ठीक है। हम असेंडिंग में अरेंज कर देते हैं, असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा, ठीक है। तो सबसे छोटा क्या है, इसमें 10 है, फिर 20 है, उसके बाद है हमारे पास 25 26 27, फिर है 30 और 31, ठीक है। ये हमारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब हम देखेंगे मिडल वैल्यू कौन सी है। मिडल वैल्यू यानी एक ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उतने ही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस उसके नीचे भी है। तो इसमें मिडल वैल्यू कौन सी लग रही है आपको, 1 2 3 और 1 2 3, तो ये 26। तो ये मिडल वैल्यू कैसे हो गई, क्योंकि ये पूरे डेटा को एग्जैक्ट 50-50 में बांट रही है, तो वही होता है मिडल। 50-50 में डिवाइड जो कर दे नंबर, जो चीज़ 50, जिस चीज़ के ऊपर 50% डेटा है और जिस चीज़ के नीचे 50% डेटा है, यानी वो जो चीज़ है वो एग्जैक्ट मिडल में है, उसको हम मीडियन बोलेंगे, ठीक है। तो ये 26 हो गया, वो इस डेटा का मीडियन हो गया, ठीक है। अभी सपोज मेरे पास इधर एक और ऑब्जर्वेशन है 32, ठीक है। तो कितने ऑब्जर्वेशन हो गए, 8 ऑब्जर्वेशन हो गए। इसको भी मैं अरेंज कर दूंगी तो ये इधर आ जाएगा। अभी ये मीडियन नहीं रहा, क्योंकि देखो इसके ऊपर कितने हैं, 3 ऑब्जर्वेशन और उसके आगे कितने हैं, 4 ऑब्जर्वेशन है, तो ये मीडियन नहीं रहा। मिडल कहाँ होगा अभी इसके, और ना ही 27 मिडल है, क्योंकि इधर ऊपर 4 ऑब्जर्वेशन और इधर 3 नीचे ऑब्जर्वेशन है। तो मिडल कहाँ हुआ, इन दोनों के बीच में मिडल होगा, ठीक है। तो हम इन दोनों का क्या कर लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। इन दोनों की बीच की वैल्यू निकालनी है तो हम एवरेज निकालेंगे। तो 26 + 27 डिवाइडेड बाई 2,
जो भी वैल्यू आएगा वो इस डेटा सेट का मीडियन हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन नंबर है, 8 था, वो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, तो आप मीडियन कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे, 2 बीच की ऑब्जर्वेशन लेके उसका एवरेज करोगे, और जब ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है तब तो आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा मीडियन, क्योंकि वो मिडल वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो अभी ये तो एक छोटा सा डेटा सेट था जिसमें 7-8 वैल्यूज़ थी, तो आप मैन्युअली उसको करके देख सकते हो कि मिडल वैल्यू कौन सी है। अगर 7 डेटा सेट्स है, डेटा पॉइंट्स है, तो मेरी 4th वैल्यू है वो मिडल वैल्यू है। पर अगर आपके पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है, ठीक है, सपोज 100-200 डेटा पॉइंट्स है, तो आप उसका मिडल वैल्यू कैसे निकालोगे? आप ऐसे मतलब लिख के गिनने तो बैठोगे नहीं कि उसका मिडल वैल्यू कौन सा होगा। तो उसके लिए एक बेसिक सी फॉर्मूला है। तो अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सपोज ये नहीं है, आपके पास 7 ऑब्जर्वेशन है, ऑड नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है, तो आपका जो मीडियन होगा वो कौन से पोजिशन पे होगा जो आपने पहले अरेंज किया। अभी ये जो आपका मीडियन नंबर है, इसमें क्या था, मीडियन है 26, और वो कौन से पोजीशन पे था, 4th पोजीशन पे था, ठीक है, वो 4th पोजीशन पे था। तो अभी ये पोजीशन निकालने का एक फॉर्मूला है। तो जब भी आपका डेटा पॉइंट्स जो नंबर ऑफ पोजीशंस है वो ऑड नंबर है, सपोज 7 है, सपोज 11 है, कोई भी ऑड नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है, तो आपके मीडियन की पोजीशन क्या होगी, तो n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला आप जब डालोगे तो आपको मीडियन की पोजीशन मिलेगी। तो हमको ये 4 ढूंढना है एक्चुअली। तो हमारे पास n कितने हैं, 7 है, 7+1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 8/2, यानी कितना आ गया, 4। तो ये 4th पोजीशन पे हमारा जो मीडियन होगा वो 4 नहीं है, 4 तो है ही नहीं इस ऑब्जर्वेशन में। ये क्या है, 4th पोजीशन पे हमारा मीडियन, 4th पोजीशन पे जो नंबर होगा, जो 4th पोजीशन पे जो डेटा पॉइंट होगा वो उस पूरे डेटा सेट का मीडियन है। तो ये जो डेटा सेट हमारे पास था, हमने इसको अरेंज कर रखा था, इसका 4th पोजीशन 1 2 3 4, 4th पोजीशन पे कौन सा नंबर है, 26, तो ये हो गया इसका मीडियन, ये पूरे डेटा सेट का, ठीक है। अभी अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ डेटा सेट्स है, सपोज ये 32 है इधर, ठीक है, 8 नंबर्स है हमारे पास, इवन है, तो उसमें आप मीडियन कैसे निकालोगे? मीडियन निकालने के लिए हमको मीन लेना पड़ेगा। तो कौन से 2 पोजीशंस का मीन लोगे आप? तो फर्स्ट पोजीशन जिसका मीन लोगे वो है n डिवाइडेड बाई 2, और जो दूसरा पोजीशन है जिसका मीन लोगे वो है n+2 डिवाइडेड बाई 2। तो n डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या था, 4, और 8+2 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या था, 5। तो हम 4th और 5th पोजीशन पे जो डेटा पॉइंट्स है उन दोनों का एवरेज निकाल के जो नंबर आएगा वो हमारा डेटा का मीडियन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो, n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला पोजीशंस निकालने के लिए है, वो याद रखना। n+1 डिवाइडेड बाई 2 अगर आपके ऑड नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है, एंड n डिवाइडेड बाई 2 और n+2 डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों पोजीशंस पे जो नंबर होंगे उनका एवरेज करोगे तो आपको मीडियन आएगा। अगर ये कब यूज़ करना है, जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मीडियन। अब हम देखेंगे 3rd वाला, मोड, ठीक है। मोड क्या है? मोड इज़ द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डेटा सेट। मतलब जो मोड एक ऐसी वैल्यू है जो एक डेटा सेट में बार बार अपीयर हो रही है, ठीक है। तो सपोज ये एग्जांपल इसमें इन्होंने दिया है 30%, 28, 25, 23, 28, 15, 5। इसमें मोड क्या है ये डेटा का? तो हम देखेंगे कौन सी वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रही है कौन सी वैल्यू। 30 एक ही बार आ रहा है, 28 ये 2 बार आ रहा है, बाकी सारी वैल्यूज़ वो एक बार आ रही है। यानी 28 है वो बार बार रिपीट हो रहा है डेटा सेट में, एक से ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो ये पूरे डेटा सेट का मोड क्या है, 28 हो गया, बिकॉज इट इज़ द वैल्यू अपीयरिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली, ठीक है। अभी मोड क्या होता है, अलग अलग टाइप के मोड हो सकते हैं, कि जैसे ये डेटा सेट का मोड क्या था, 28 था, बस एक ही मोड है, तो उसको, ये डेटा सेट को हम बोलेंगे यूनी मॉडल, ठीक है, उसको बोलेंगे यूनी मॉडल। यूनी मतलब 1। कोई डेटा सेट ऐसा भी हो सकता है जिसमें 2 मोड है। सपोज ये डेटा सेट में एक और ऑब्जर्वेशन होता है 30%, तो क्या हो गया, 30% भी 2 बार रिपीट हो रहा है, 28% भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये पूरे डेटा सेट का मोड क्या होता, 28% एंड 30%। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में 2 मोड्स है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलेंगे, बाय मॉडल, बाय मतलब 2। और सपोज ऐसा हो गया कि इसमें 25% ये भी एक ऑब्जर्वेशन है, तो अब देखो ये भी रिपीट हो रहा है, 30% भी रिपीट हो रहा है और 28% भी रिपीट हो रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के मोड, ये 3 मोड है, ठीक है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलेंगे, ट्राई मॉडल। ट्राई मॉडल यानी 3। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन में
25% का एक और ऑब्जर्वेशन होता, तो क्या हम स्टिल इसको ट्राई मॉडल बोलेंगे? नहीं, अब इसको ट्राई मॉडल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसमें अब 25% सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 30% 2 बार ही आ रहा है, और 28% है वो भी 2 बार आ रहा है, बट 25% वाला जो ऑब्जर्वेशन है वो 3 बार आ रहा है। तो मोड मतलब क्या? जो ऑब्जर्वेशन हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इसमें भले ये लोग 2-2 बार रिपीट हो रहे हैं, बट हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा रिपीट हो रहा है? 25 रिपीट हो रहा है। तो उसका मोड क्या हो जाएगा? फिर 25 हो जाएगा, तो ये यूनि मॉडल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ एक ही मोड हो सकता है, ऐसा नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन में 2 मोड भी हो सकते हैं, 3 मोड भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मल्टीपल मोड्स हो सकते हैं, एंड ऐसा भी हो सकता है कि एक भी मोड नहीं है। ठीक है, सो अभी आप सोचोगे कि हम इसको इन्वेस्टमेंट के एंगल से देख रहे हैं। सो हमारे पास एसेट के रिटर्न्स है। अभी 2 टाइप के डेटा होता है, एक कंटिन्यूस डेटा होता है और एक डिस्क्रीट डेटा होता है। ठीक है, कंटिन्यूस डेटा यानी सपोज आपके एग्जाम्पल बोल रही हूँ मैं, एसेट के रिटर्न्स वो कंटिन्यूस डेटा है। आपके रिटर्न्स ज़रूरी है कि आपके रिटर्न्स सिर्फ 10% या तो 20% या तो 12% या तो 11%, ऐसा ज़रूरी है कि इतना ही हो सकता है, या तो रिटर्न्स इतने ही हो सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो रिटर्न्स है वो आपके रिटर्न 10.002% भी हो सकता है, 12.145% भी हो सकता है, 12.1456-7% भी हो सकता है, राइट? कुछ भी हो सकता है। मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज़ है, इनफाइनाइट वैल्यूज़ है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है कि ये वैल्यू या तो ये वैल्यू या तो ये वैल्यू। तो उसको क्या बोलेंगे हम? कंटिन्यूस डेटा। कंटिन्यूस डेटा सपोज जो हमारी नंबर सीरीज़ है, जैसे 1, उसके बाद 1.000001, फिर 1.00002, ऐसे करते करते आप कितना तक करते रहोगे, उसके बाद जाके 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो कोई ऐसी चीज़ जो ये पूरे सीरीज़ में से कहीं भी फॉल हो सकती है, कंटिन्यूस है वो, तो उसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूस डेटा सीरीज़। और कोई ऐसी चीज़ है जो सिर्फ गिवन नंबर, सपोज नंबर ऑफ पेन्स है, ठीक है, मेरे पास कितने, मेरे पाउच में कितने पेन्स हैं, तो वो कंटिन्यूस नहीं हो सकते। मतलब वो मेरे पास 3.10 पेन नहीं हो सकते, मेरे पास या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 10, मतलब एक डिस्क्रीट वैल्यूज़ है, तो उसको बोलेंगे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जब भी हमारे एसेट, जब रिटर्न्स की बात करते हैं तो वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट? तो उसके लिए आप मोड कैसे ढूंढोगे? आप नहीं ढूंढ सकते। सपोज मेरे पास है कि एक एसेट है, उसका मैंने 10 साल का डेली का रिटर्न निकाल दिया, मेरे पास डेटा आ गया 10 साल डेली उसका क्या क्या रिटर्न था, तो मैंने वो निकाल लिया। तो मेरे पास आप सोचो कितने ऑब्जर्वेशंस है, हर साल का 365 डेज का रिटर्न हर साल का, यानी मेरे पास अप्रॉक्स 3,500 4,000 जितने डेटा पॉइंट्स होंगे, और वो क्या होंगे? कंटिन्यूस टाइप के। तो आप उसमें से मोड कैसे निकालोगे? बहुत मुश्किल है मोड निकालना। ठीक है, आप मतलब एक एक को देख के बहुत मुश्किल, और हो सकता है उसमें मोड निकले भी ना, क्योंकि वो इतने डाइवर्स हैं। तो आप उसमें क्या करोगे? हम रेंजेस बना देंगे। तो कंटिन्यूस डेटा में जनरली रेंज होता है कि चलो मेरा एसेट का रिटर्न है, तो उसका मुझे मोड निकालना है, तो मैं रेंज बना देता हूँ कि भाई सपोज एक रेंज है 0% से लेके 5% के रिटर्न। कितने दिन ऐसे थे इन 10 सालों में जिसमें मेरा जो डेली रिटर्न है वो 0 से 5% के ब्रैकेट में रहा? कितने दिन ऐसे थे जिसमें मेरा रिटर्न है वो 5 to 10% के ब्रैकेट में रहा? कितने दिन ऐसे हैं जिसमें 10 to 15% के ब्रैकेट में रिटर्न्स रहे? ऐसे ऐसे करके मैं रेंजेस बना सकती हूँ, मैं बास्केट्स बना सकती हूँ। जितने भी मेरे पास 4,000 पॉइंट्स थे, उसमें से सपोज 1,000 पॉइंट वो ये बास्केट में फॉल हो रहा है, उसमें से सपोज 500 पॉइंट इसमें फॉल हो रहा है, सपोज 2,000 पॉइंट इसमें फॉल हो रहे हैं। तो हम ऐसे बना देंगे। फिर जो भी बास्केट में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ पॉइंट्स फॉल हो रहे होंगे, वो बास्केट क्या होगा? हमारा डेटा का मोड हो गया। ठीक है, तो कंटिन्यूस डेटा के लिए इस तरीके से मोड फाइंड करते हैं। तो इन्होंने वही लिखा है, फॉर कंटिन्यूस डेटा सजेस्ट इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स वी टिपिकली डू नॉट आइडेंटिफाई अ सिंगल आउटकम. Instead, we divide the relevant range of outcomes into intervals or baskets, and we identify the model interval as the one into which the largest number of observations fall. जिस बास्केट में, जिस इंटरवल में सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस होंगे, वो आपका क्या हो जाएगा? मॉडल इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूस डेटा के लिए हम ऐसे फाइंड करेंगे, और डिस्क्रीट डेटा के लिए तो हमने देखा ही कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है,
अभी हम एक टाइप ऑफ ग्राफ भी बना सकते हैं जिसको बोलते हैं हिस्टोग्राम, ठीक है। तो हिस्टोग्राम और कुछ नहीं है, जैसे हमारा नॉर्मल है, जैसे हम बनाते थे बार ग्राफ्स। तो सपोज़ इधर ये फ्रीक्वेंसीज आ गई हमारी और ये हमारे रेंजेस आ गए। तो ये वाली रेंज में सपोज -0.8 to 0, ये वाली रेंज में कितने नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस फॉल होते हैं। तो जो हमने मोड में देखा, तो वो हम सिर्फ हम उसको ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम हिस्टोग्राम बोलेंगे। तो जो मेरा मॉडल इंटरवल होता है, जिस इंटरवल में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है, उसका बार हमेशा सबसे हाई होगा। तो जो बार सबसे हाई है वो बार क्या है आपका, वो इंटरवल क्या है आपका, मॉडल इंटरवल है, ठीक है। तो इसमें वही लिखा है, द मॉडल इंटरवल ऑलवेज हैज़ द हाईएस्ट बार इन द हिस्टोग्राम, ठीक है। नॉर्मल ये तो मतलब बेसिक है, हमको समझ में आ रही है कि ये है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस जितने ये रेंजेस में कितने नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस है वो अपनी वाई एक्सिस पे है, और जो रेंजेस है वो हमारी एक्स एक्सिस पे है। कौन सी रेंज में सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है, कौन सी रेंज का बार सबसे, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन होगा उतना हायर होगा ये बार। तो जो सबसे ज़्यादा हायर बार है, मतलब उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है, और वही अपना क्या है, मॉडल इंटरवल है, ठीक है। तो मॉडल इंटरवल का जो बार होता है हिस्टोग्राम में, वो सबसे ऊपर होता है, सबसे हाईएस्ट बार मॉडल इंटरवल का होता है। सपोज़ अगर 2 इंटरवल्स है ये डेटा में, तो 2 बार ऐसे होंगे जो सेम हाइट के होंगे, तो वो दोनों रेंजेस क्या होंगे, वो दोनों इंटरवल्स क्या होंगे, मॉडल इंटरवल्स होंगे, ठीक है। अभी हम आउटलायर्स की बात करते हैं, क्योंकि जैसे अभी इसमें से हमने मीन देख लिया, मीडियन देख लिया, मोड देख लिया। अभी हम आउटलायर्स देखते हैं कि आउटलायर्स क्या होते हैं। आउटलायर्स जैसे मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मल आपकी डेटा की रेंज है, उससे बाहर, चाहे वो पॉजिटिव साइड पे, प्लस साइड पे हो या नेगेटिव साइड पे हो, नॉर्मल रेंज जो बाकी सारे ऑब्जर्वेशन है डेटा के, उनकी जो एक नॉर्मल रेंज है, उससे एक्सट्रीमली बाहर अगर कोई ऑब्जर्वेशन है तो उनको हम क्या बोलेंगे, आउटलायर्स बोलेंगे, ठीक है। अभी ये आउटलायर्स हैं, वो हो सकता है नॉइज़ हो, और या तो हो सकता है वो एक्चुअल डेटा पॉइंट्स हो। नॉइज़ मतलब क्या होता है, जैसे कोई बैकग्राउंड नॉइज़ होती है ना, वो काम की चीज़ नहीं है, जो चीज़ हमारी काम की नहीं है, या तो सही से वो एक्चुअल कंटेंट रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, तो उसको हम नॉइज़ बोलते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि जो आउटलायर्स हो वो नॉइज़ हो डेटा के लिए, कि ये जो मेरा नॉर्मल जिस चीज़ का मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ उसको सही से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बस ये कुछ हो गया, एक पॉइंट आ गया, गलती से आ गया, या तो एक एक्सेप्शन जैसे बोलते हैं, वो भी हो सकता है। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि नहीं, वो नॉइज़ नहीं है, वो एक्चुअल में वैलिड डेटा पॉइंट है, ठीक है। तो जो भी है, इन दोनों में से जो भी चीज़ है, पर ये आउटलायर्स क्या करते हैं, हमारा जो भी हमने स्टैटिस्टिकल मेजर्स निकाले, मीन, मीडियन, मोड, ये चाहे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो, चाहे वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हो, जो आउटलायर्स हैं वो दोनों को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स को तो पता नहीं है, मैथ्स नंबर्स को पता नहीं है कि वो आउटलायर है या तो वो एक्चुअल डेटा है। वो तो सपोज आप मीन निकाल रहे हो तो वो उसको सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देता है, उसको नहीं पता। पर हमारे वो मेजर्स है वो उसके तरफ बायस्ड हो जाते हैं, उससे वो अफेक्ट हो जाते हैं आउटलायर्स से। सबसे ज़्यादा आउटलायर का इफेक्ट किसको होता है, मीन को होता है। जो एरिथमेटिक एवरेज निकालते हैं उस पे होता है सबसे ज़्यादा इफेक्ट आउटलायर्स का। क्यों? क्योंकि वो सारे ऑब्जर्वेशंस यूज़ करता है डेटा के टू डिराइव द मीन। हम मीन में क्या करते हैं, डेटा का जितने भी ऑब्जर्वेशन है इंक्लूडिंग आउटलायर्स सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो वो जो एक नंबर आया जो हमारा एरिथमेटिक एवरेज है उसमें क्या है, वो सारे ऑब्जर्वेशंस का निचोड़ है, ठीक है। तो जैसे अगर पॉजिटिव साइड पे आउटलायर है तो वो एकदम मीन ऊपर खींच जाता है थोड़ा सा, नेगेटिव साइड पे है तो नीचे खींच जाता है, ठीक है। तो मीन ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो मीन में से आउटलायर का इफेक्ट निकालने के लिए हम क्या क्या करेंगे, दो चीज़ें कर सकते हो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। एक तो होता है ट्रिम्ड मीन, वो आउटलायर्स को आप निकाल दो और उसके बाद जो बचा उसका आप मीन निकाल लो, तो उसको बोलेंगे ट्रिम्ड मीन, यानी आपने ट्रिम कर दिया डेटा को, ट्रिम कर दिया यानी थोड़ा सा काट दिया डेटा को। दूसरा है विंसोराइज्ड मीन। विंसोराइज्ड मीन यानी जो आउटलायर्स हैं उनको आप निकालो मत, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उतने के उतने ही रहने दो। 10 ऑब्जर्वेशन है उसमें से एक आउटलायर है, तो आप ट्रिम्ड मीन में क्या होगा, 10 ऑब्जर्वेशन उसमें से एक आउटलायर है तो वो एक को निकाल दो और मीन आप 9 ऑब्जर्वेशन का निकाल लो, 9 ऑब्जर्वेशन को प्लस करो डिवाइडेड बाय 9। विंसोराइज्ड मीन में क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम रहेंगे, 10 ही रहेंगे, डिनोमिनेटर 10 ही रहेगा, पर जो ऑब्जर्वेशन, जो आउटलायर वाला ऑब्जर्वेशन है उसको आप रिप्लेस कर दो, उसको कोई कम नंबर से, सपोज आउटलायर का नंबर है 100 तो उसको थोड़े कम नंबर से रिप्लेस कर दो तो उसकी इफेक्ट कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं विंसोराइज्ड मीन। तो ये दोनों हमने
फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से सीखा था, तो आप वो वाली वीडियो रेफ़र कर सकते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, तो ये था हम आउटलायर से कैसे डील करेंगे। तो आउटलायर्स भी हमने देख लिए। अभी आता है मेजर्स ऑफ लोकेशन, जिसको हम क्वांटाइल्स भी बोलते हैं, कि मेरा कौन सा डेटा कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी पोजीशन पे लोकेटेड है, वो बताएगा हमारा मेजर्स ऑफ लोकेशन, यानी ये पोजीशंस बताता है। कौन से मेजर्स है, एक तो क्वार्टाइल है, क्विंटाइल है, डेसाइल, परसेंटाइल, ऐसे ही इनको बोलेंगे हम मेजर्स ऑफ लोकेशन। अभी ये बताते क्या है, इसका नाम देखो मेजर्स ऑफ लोकेशन, मतलब ये लोकेशन मेजर करते हैं। ठीक है, लोकेशन किसकी लोकेशन, कोई भी डेटा सीरीज़ है उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट की क्या लोकेशन है वो ये लोग मेजर करते हैं। ठीक है, तो वो जो मेजरिंग स्टैटिस्टिक है उसको क्या बोलते हैं, उनको बोलेंगे क्वांटाइल्स। क्वांटाइल मतलब क्या, एक जनरल टर्म है क्वांटाइल, जो हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ की पोजीशन बताने के लिए। सो क्वांटाइल्स कितने टाइप के हो सकते हैं, इसमें हमको 4 टाइप के बताए हैं, क्वार्टाइल, क्विंटाइल, डेसाइल, परसेंटाइल। सो क्वार्टाइल मतलब क्या, क्वार्टाइल मतलब एक ऐसा क्वांटाइल है जो बताता है कि एक स्पेसिफिक क्वार्टाइल के नीचे कितना परसेंटेज ऑफ डेटा है। तो क्वार्टाइल क्या करता है, जैसे फर्स्ट क्वार्टाइल है, तो फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब ये सपोज डेटा है, तो ये आपका फर्स्ट क्वार्टाइल है। फर्स्ट क्वार्टाइल बोलता है कि ये पॉइंट के नीचे 25% ऑफ द डेटा है। ठीक है, सेकंड क्वार्टाइल बोलेगा कि ये पॉइंट के नीचे 50% ऑफ द डेटा है। थर्ड क्वार्टाइल बोलेगा कि ये पॉइंट के नीचे 75% ऑफ द डेटा है। एंड जो आपका लास्ट वाला क्वार्टाइल होगा वो बोलेगा कि ये पॉइंट के नीचे 100% ऑफ द डेटा है। ठीक है, तो क्वार्टाइल्स बेसिकली क्या करते हैं, एक पूरे डेटा को 25 के पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी क्वार्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम साल में भी बोलते हैं कि एक साल में कितने 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने के। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक साल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो क्वार्टाइल्स क्या करता है, 25 में डिवाइड करता है। क्विंटाइल क्या करता है, क्विंटाइल डिवाइड करता है 20 में, जैसे 100 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है, तो 5 आएगा। तो क्विंटाइल क्या करता है, फिफ्थ्स में डिवाइड करता है डेटा को। डेसाइल क्या करता है, डेटा को टेंथ्स में डिवाइड करता है, यानी 100 डिवाइडेड बाई 10, तो 10 के 10 पार्ट्स हो जाएंगे, 10% के 10 पार्ट्स। ठीक है, परसेंटाइल क्या करता है, 1%, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 100, तो 1% के आपके पास 100 स्लॉट्स होंगे परसेंटाइल्स में। तो ये सब क्या है, ये सब क्वांटाइल्स है। तो क्वांटाइल जनरली क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू है, क्वांटाइल एक ऐसा टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं बताने के लिए कि भाई एक पॉइंट के नीचे इतना परसेंटेज ऑफ डेटा है। फिर अगर वो क्वार्टाइल है तो उस पॉइंट के नीचे 25% होगा, अगर फर्स्ट क्वार्टाइल है तो। क्विंटाइल है तो फर्स्ट क्विंटाइल के नीचे 20% डेटा होगा। डेसाइल है तो फर्स्ट के नीचे 10% डेटा होगा। परसेंटाइल है तो फर्स्ट परसेंटाइल के नीचे 1% डेटा होगा। तो ये बताते हैं क्वांटाइल्स। ये सारे क्या है, क्वांटाइल्स है। और ये सब क्या बताते हैं कि डेटा लोकेशन क्या है, एक स्पेसिफिक डेटा पॉइंट का लोकेशन क्या है उस पूरे डेटा में। लोकेशन कैसे पता चलेगा कि उसके पहले और उसके बाद में कितना है, वो अगर हमको पता है तो हमको उस पर्टिकुलर पॉइंट का लोकेशन पता चल गया। ठीक है, एक लाइन है, इसमें मुझे ये पॉइंट का लोकेशन चाहिए, ये वाला पॉइंट का, तो मुझे कैसे पता चलेगा, मैं ऐसा पता कर सकती हूँ कि ये पॉइंट के नीचे कितना परसेंटेज ऑफ डेटा है और ये पॉइंट के ऊपर कितना परसेंटेज ऑफ डेटा है, तो उससे मुझे ये पॉइंट का लोकेशन पता चल जाएगा, आइडिया आ जाएगा, राइट। तो ये सब वही करते हैं, ये सब वही बताते हैं कि ये आपका फर्स्ट क्वार्टाइल है कि फर्स्ट डेसाइल है कि परसेंटाइल है। ठीक है, अगर ये क्वार्टाइल है तो फर्स्ट क्वार्टाइल है तो इसके नीचे 25% डेटा होगा। अगर ये सेकंड क्वार्टाइल है तो 50% डेटा होगा और उसके ऊपर 50% डेटा होगा। ठीक है, तो उससे हमको लोकेशन पता चलता है कि एक पर्टिकुलर डेटा पॉइंट कहाँ पे है, कहाँ पे सिचुएटेड है, इसलिए उनको बोलते हैं मेजर्स ऑफ लोकेशन। ये लोग लोकेशन मेजर करते हैं। ठीक है, अभी इसमें एक कॉन्सेप्ट है इंटर क्वार्टाइल रेंज का, जो आपको फॉर्मूला लर्न करनी है। इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब ये क्वार्टाइल्स से रिलेटेड है। थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल, इसको बोलेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, तो थर्ड क्वार्टाइल मतलब बीच के 4 क्वार्टाइल्स होते हैं, उसमें से जो बीच के 2 क्वार्टाइल्स होंगे उनको बोलेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज। सपोज़ ये जो हमने टाइमलाइन बनाया था तो उसमें क्या है, सपोज़ ये 0 to 5 है, फिर ये 5 to 10 है, फिर ये 10 to 15 है और ये 15 to 20 है सपोज़। ठीक है, अब मुझे इसमें से इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, तो थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल। तो थर्ड क्वार्टाइल क्या है आपका 15 और फर्स्ट क्वार्टाइल क्या है मेरा 5, तो 15 माइनस 5 10, तो आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज कितनी हो गई, 10 हो गई। ठीक है,
अभी काफ़ी बार क्या होता है, कंटिन्यूस डेटा होता है तो हमको रेंजेस दे रखी होती है, ठीक है। तो वो रेंजेस में आपको इंटरक्वार्टाइल रेंज कैसे फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको याद रखना है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल माइनस लोएस्ट वैल्यू ऑफ सेकेंड क्वार्टाइल या तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल। तो इसको हम विजुअली समझते हैं, जो थोड़ा एक बेटर इंटरप्रिटेशन आएगा विजुअली इंटरक्वार्टाइल रेंज का। सो ये है बॉक्स एंड विस्कर्स प्लॉट। ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है आपके डेटा का एंड उसमें उसके क्वांटाइल्स का, उसमें उसका क्वांटाइल्स का, ठीक है। तो ये बॉक्स एंड विस्कर्स क्या है, जैसे आपको ये बॉक्स दिख रहा है और उसके ऊपर से दो लाइंस निकल रही है, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये जो दो लाइंस है इनको हम विस्कर्स बोल रहे हैं और जो बीच का ये बॉक्स दिख रहा है उसको हम बॉक्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या डिनोट करता है, एक आपका एक डेटा सेट है, जो भी डेटा सेट है आपका जिसमें 1 से लेकर 100 तक नंबर है, तो जितने भी नंबर है उस पूरे को हमने सपोज प्लॉट किया, ठीक है, और उसमें से ये हमने बॉक्स बना दिया। तो ये जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू है, ये विस्कर की सबसे ऊपर वाली वैल्यू है, ये हॉरिजॉन्टल, ये जो वर्टिकल से उसको विस्कर बोल दिया, जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम फेंस बोल देंगे, फेंसेस, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला फेंस है वो डिनोट करता है उस डेटा, आपका जो डेटा है उसका हाईएस्ट वैल्यू, ये वो फेंस डिनोट करता है। उस डेटा का लोएस्ट वैल्यू वो ये वाला नीचे वाला फेंस डिनोट करता है उस डेटा का लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। ये बॉक्स का जो नीचे वाला एज है, नीचे वाला साइड है, वो क्या डिनोट करता है, Q1 का बाउंड्री, यानी Q1 का हाईएस्ट बाउंड्री, यानी लोएस्ट वैल्यू से लेके इधर तक ये जो छोटा सा वर्टिकल लाइन है वो आपका Q1 डिनोट करता है, यानी 25% डेटा ये डिनोट करता है, ठीक है। Q1 यहाँ तक 25% डेटा है, यहाँ पे आके Q1 ख़त्म हो जाता है, Q1 ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या स्टार्ट होगा Q2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक और ये 25 डेटा डिनोट करता है, और जो ये पार्ट है, ये वाला जो एज है बॉक्स का, वो डिनोट करता है 75%, यानी Q3 का अपर बाउंड्री, Q3 का अपर बाउंड्री डिनोट करता है ये, यानी 75%। तो बीच में क्या हो गया, Q1 ख़त्म हो गया, इधर Q2 स्टार्ट हुआ और फिर Q3 स्टार्ट हुआ और इधर Q3 एंड हो गया। तो बीच में क्या है, Q3 एंड Q2। तो उसी का डिफरेंस क्या बोलते थे हम, इंटरक्वार्टाइल रेंज। तो ये जो पूरा बॉक्स का हाइट है उसको इंटरक्वार्टाइल रेंज बोला जाता है, ठीक है, जो कुछ नहीं है पर हाईएस्ट बाउंड्री ऑफ Q3 माइनस हाईएस्ट बाउंड्री ऑफ Q1, तो उसको बोलेंगे इंटरक्वार्टाइल रेंज। तो बेसिकली इंटरक्वार्टाइल रेंज के अंदर Q2 पूरा आ गया, Q3 पूरा आ गया, ठीक है। सो इंटरक्वार्टाइल रेंज आप समझो तो Q2 प्लस Q3 बोल सकते हो, बट उसकी जो फॉर्मूला है वो क्या है, Q3 की अपर बाउंड्री माइनस Q1 की अपर बाउंड्री, यानी Q1 निकाल दो पूरा एंड Q4 पूरा निकाल दो, तो जो बीच में बचा है वो इंटरक्वार्टाइल रेंज है, ठीक है। इस तरीके से है एक, ठीक है। सपोज ये बिल्डिंग है, तो हम क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है और ये फोर्थ फ्लोर है, ठीक है। तो यहाँ तक फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और फर्स्ट फ्लोर का अपर बाउंड्री क्या है, ये फर्स्ट फ्लोर की अपर बाउंड्री है, एंड यही चीज़ सेकंड फ्लोर की लोअर बाउंड्री है, ठीक है। ये क्या है, सेकंड फ्लोर का अपर बाउंड्री है, और यही सेम चीज़ थर्ड फ्लोर की लोअर बाउंड्री है, ठीक है। ये चीज़ क्या है, थर्ड फ्लोर की अपर बाउंड्री, और यही चीज़ फोर्थ फ्लोर की लोअर बाउंड्री है, और ये चीज़ क्या है, फोर्थ फ्लोर की अपर बाउंड्री, ठीक है। तो इसमें यही हो रहा है, इंटरक्वार्टाइल रेंज मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मतलब हाईएस्ट बाउंड्री ऑफ Q3 माइनस हाईएस्ट बाउंड्री ऑफ Q1, ठीक है। तो इसको आप चाहे हाईएस्ट बाउंड्री ऑफ 1 बोल लो या तो लोएस्ट बाउंड्री ऑफ 2 बोल लो। तो इन्होंने क्या लिखा है, लोएस्ट बाउंड्री ऑफ Q2 विच इज़ सेम एज हायर बाउंड्री ऑफ Q1, ठीक है। तो ये आपकी इंटरक्वार्टाइल रेंज होती है। अभी इन्होंने लिखा है इस एज को क्या लिखा है, अपर बाउंड्री फॉर Q3, तो आप इसको ये ऐसा भी लिख सकते थे, लोअर बाउंड्री फॉर Q4, ठीक है, एक ही बात है, ओके। अभी ये जो बॉक्स के मिडल में से एक लाइन जा रही है, बॉक्स का एग्जैक्ट मिडल नहीं है पर बॉक्स के अंदर से जो लाइन जा रही है वो क्या डिनोट करती है, मीडियन डिनोट करती है। पूरे डेटा में से सबसे मिडल वाला ऑब्जर्वेशन ये है,
और जो x है वो डिनोट करता है आपका एरिथमेटिक एवरेज, मतलब इधर वाला जो डेटा है वो आपका एवरेज है, ठीक है। तो ये है बॉक्स एंड विस्कर्स प्लॉट, जो और कुछ नहीं है बट डेटा का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें से हमको उसका लोकेशंस पता चलती है कि ये हाईएस्ट वैल्यू, ये लोएस्ट वैल्यू, क्वार्टर वन कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, क्वार्टर थ्री कहाँ से ख़त्म हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, रेंज कितना है, उसका मीडियन कितना है, उसका एवरेज कितना है। तो ये है बॉक्स एंड विस्कर्स प्लॉट। अब क्वार्टाइल्स को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल है मॉड्यूल में। तो इस एग्जांपल में क्या दिया है कि एक इक्विटी इंडेक्स है, उसके पास्ट के 5 इयर्स के डेली रिटर्न्स इन्होंने रैंक किए हैं फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, ठीक है। और उन्होंने क्या बना दिया है, उसके बिन्स बना दिए हैं, मतलब बास्केट्स बना दी है रिटर्न्स की। कितनी बास्केट्स है, 20 बास्केट्स है, 1 से लेके 20 बास्केट है। फर्स्ट बास्केट में लोएस्ट रिटर्न्स है और धीरे धीरे वो बढ़ते जाते हैं और मतलब 20th बास्केट में सबसे हाईएस्ट रिटर्न्स होंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इनका डेटा कैसा है। तो ये इन्होंने डेटा दे रखा है, कितने है बिन्स है, 20 बिन्स है, 20 बास्केट्स है और उनमें डेली रिटर्न्स जो है वो प्लॉट किए हुए हैं। सपोज़ एक दिन का रिटर्न है 1%, तो वो कहाँ पे आएगा, 1% आएगा ये वाले रिटर्न में, 19 वाले बिन में, क्योंकि इसमें क्या है 0.991 से लेके 1.304% का जो भी रिटर्न है, जितने भी डेज़ में वो रिटर्न है वो इस बिन में जाएंगे, ठीक है। तो इस बिन में ऐसे कितने डेज़ हैं, 63 डेज़ थे जो जिनका 63 डेज़ थे जिसमें ये रेंज में रिटर्न्स रहे हैं, ठीक है। तो ये सब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस बता रहे हैं कि इतने इतने टोटल करोगे तो इतने दिन थे और इतने दिनों को हमने इसमें प्लॉट कर दिया है कि कितने दिनों में कितने दिन कौन सी रेंज में कितने दिन रिटर्न्स रहे हैं, ठीक है। अभी फिर उन्होंने उसका क्यूमुलेटिव बना दिया कि फर्स्ट बिन में आउट ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस 5% ऑब्जर्वेशंस है जो इस बिन में गिर रहे हैं। सेकेंड बिन में आउट ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस क्यूमुलेटिव फर्स्ट और सेकंड बिन को मिला के आउट ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस 10% ऑब्जर्वेशंस है जो फर्स्ट और सेकंड बिन को मिला के गिर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड बिन में मिला के कितने रिटर्न्स गिर रहे हैं, 10% ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट सेकंड और थर्ड बिन को मिला के टोटल ऑब्जर्वेशंस में से 15% ऑब्जर्वेशंस इन 3 बिन्स में गिर रहे हैं। सिमिलरली जैसे जैसे आप 20% पे आओगे तो ऑब्वियसली इतने ही बिन थे तो 20% के अंदर 100 ऑब्जर्वेशंस गिर जाएंगे। तो ये क्या है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ सैम्पल ट्रेडिंग डेज। अब इन्होंने क्या पूछा है, फर्स्ट आइडेंटिफाई द 10th एंड 90th परसेंटाइल। आइडेंटिफाई द 10th एंड 90th परसेंटाइल। परसेंटाइल यानी क्या, परसेंटाइल यानी कि वो डेटा को 1% में डिवाइड कर देता है। तो 10th परसेंटाइल यानी कि उसके नीचे एक ऐसी वैल्यू जिसके नीचे 10% ऑफ द डेटा हो, वो मतलब 10th परसेंटाइल, ठीक है। तो अपने को इसमें क्या पता चल रहा है कि ये जो है 10, ये क्या डिनोट कर रहा है कि ये रेंज, ये जो रेंजेस बनाई है इसमें हाईएस्ट पॉइंट क्या है, -0.878। तो ये ऐसा डिनोट कर रहा है कि सेकंड बिन, फर्स्ट और सेकंड बिन को मिला के पूरे ऑब्जर्वेशंस में से 10% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फर्स्ट और सेकंड बिन में है, मतलब 10% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ये नंबर के नीचे है, ठीक है। 10% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस का रिटर्न -0.876 के नीचे रहा है, मतलब 1 और 2 बिन में रहा है, ठीक है। तो अपना 10th परसेंटाइल क्या हो गया, -0.876। अब आप पूछोगे कि ये भी तो सेकंड बिन की ही रेंज है, ये -1.416 ये भी तो सेकंड बिन की रेंज है, बट नहीं, 10 ये पूरा रेंज का हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 0.876, ठीक है। तो हम वो लेंगे हाईएस्ट वैल्यू, क्योंकि बिन इधर ख़त्म होता है, ये जो सेकंड बिन है वो इधर आके ख़त्म होता है, राइट। तो इसके अंदर है 10% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, तो हमेशा हाईएस्ट वैल्यू लेंगे। तो आपका 10th परसेंटाइल क्या हो गया, -0.876, ठीक है। अब आपका 90th परसेंटाइल क्या होगा, 90th परसेंटाइल यानी जिसके नीचे, जिसके अंदर 90% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फॉल हो रहे हैं। तो 90% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस कौन से बिन में क्यूमुलेटिवली फॉल हो रहे हैं, 18th बिन में। उसका मतलब क्या है कि इधर तक 18th बिन का हाईएस्ट क्या है, 0.991, यानी 90 आउट ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस 90% ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं जिनमें रिटर्न्स 90% ऐसे दिन हैं जिनमें रिटर्न्स 0.991 के नीचे रहे हैं।
मतलब 90% ऑब्जर्वेशंस ये इतने में फॉल हो रही है। 1 से लेके 18th बिन में 90% ऑब्जर्वेशंस फॉल हो रही है। तो उसको क्या बोलेंगे कि ये वैल्यू के अंदर कितना डेटा है, 90% ऑफ द डेटा है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, 90th परसेंटाइल हो गई। ठीक है, तो हम आंसर देखेंगे तो उसमें वही है कि 10th percentile corresponds to the return of -0.876% and 90th bin corresponds to the return of 0.991%. ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्विंटाइल्स। अब इसमें क्विंटाइल पूछा है। क्विंटाइल मतलब क्या था, डेटा को वो फिफ्थ्स में डिवाइड कर रहा था। ठीक है, मतलब 20 में डिवाइड कर रहा था। तो अब इन्होंने क्या पूछा है, फर्स्ट क्विंटाइल। तो फर्स्ट क्विंटाइल मतलब ऐसा वैल्यू जिसके अंदर 20% ऑफ द डेटा कवर हो रहा हो। ठीक है, तो वो कहाँ पे है, तो वो 4th बिन में है। मतलब 1 से लेके 4 बिन में जो रेंजेस रिटर्न है, तो उसमें 20% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस कवर हो रहे हैं। यानी आउट ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस 20% ऑब्जर्वेशंस ऐसे हैं जो 1 से लेके 4 बिन में, फर्स्ट से लेके 4th बिन में फॉल होते हैं। ठीक है, तो इसका पॉइंट क्या है, हाईएस्ट पॉइंट क्या है, -0.432। मतलब 20% ऐसे ऑब्जर्वेशंस है जो जिनका रिटर्न -0.432 या उससे कम रहा है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्विंटाइल क्या हो गया, ये वाला -0.432। ठीक है, सेकेंड क्विंटाइल मतलब 20 + 20 मतलब 40% डेटा उसके इक्वल या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये 40% कहाँ है हमारा, ये रहा 40%। यानी 1 से लेके 8th बिन में 40% ऑफ द डेटा फॉल हो रहा है। तो इसका हाईएस्ट वैल्यू क्या है, -0.070। तो ये अपना सेकेंड क्विंटाइल हो गया। एंड फिर पूछा है थर्ड क्विंटाइल यानी 20 + 20 + 20 यानी 60। तो ऐसा कौन सा बिन है जिसके अंदर 60% ऑफ द डेटा फॉल हो रहा है, तो इधर ये रहा। मतलब 1 से लेके 12th बिन में मिला के 60% ऑफ द डेटा फॉल हो रहा है। तो थर्ड क्विंटाइल का वैल्यू क्या हो गया, 0.173। मतलब 60% ऐसे ऑब्जर्वेशंस है जिनका रिटर्न 0.173 या उससे कम है। ठीक है, तो वही आंसर है इसमें, 0.432, 0.070 और 0.173। अभी नेक्स्ट पूछा है आइडेंटिफाई द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स यानी वो 4th में डिवाइड करता है डेटा को। ठीक है, 4th में डिवाइड किया यानी 25% के 4 पार्ट्स। फर्स्ट क्वार्टाइल यानी उसके नीचे कितना डेटा होगा, 25%। वापस इसमें आ जाते हैं, कौन सा ऐसा बिन है जिसमें क्यूमुलेटिव 25% डेटा फॉल हो रहा है, तो ये रहा 5th बिन। यानी फर्स्ट से लेके 5th बिन में 25% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फॉल होती है। यानी -0.293% रिटर्न्स या उसके नीचे रिटर्न्स है, वो 25% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस में वो रिटर्न्स है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया। नेक्स्ट पूछा है थर्ड क्वार्टाइल यानी 75% ऑब्जर्वेशंस उसके नीचे है। तो इसमें 75 कहाँ आ गया, ये आ गया 75, यानी 0.460। तो 75% ऑब्जर्वेशंस में 75% दिन ऐसे हैं जिसमें रिटर्न्स क्या है, 0.460 या उससे नीचे है। ठीक है, तो ये हमारे आंसर्स आ गए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मीडियन। अच्छा, अब मीडियन मतलब क्या, मीडियन हमने एज अ डायरेक्ट क्वांटाइल नहीं पढ़ा, उसमें लिखा नहीं था आउट ऑफ द 4। तो मीडियन कॉन्सेप्चुअली क्या था, वो डेटा का मिडल बताता था, राइट, कि वो ऐसा पॉइंट है जिसके नीचे 50% डेटा है और जिसके ऊपर 50% डेटा है, वो एकदम सेंटर में है। सेंटर मतलब क्या हुआ, 50% हुआ, राइट। तो मीडियन यानी हमेशा कितना होता है, मीडियन यानी हमेशा सेकंड क्वार्टाइल बोल सकते हैं उसको। ठीक है, या तो उसको 50th परसेंटाइल बोल सकते हैं। ठीक है, आप जैसे आप हर क्वांटाइल को आप परसेंटाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज फर्स्ट डेसाइल है तो वो कितना हुआ, वो 10 परसेंटाइल हुआ। ठीक है, और सपोज थर्ड क्वार्टाइल है तो वो थर्ड क्वार्टाइल इज इक्वल टू 75th परसेंटाइल। ठीक है, तो हम क्वार्टाइल्स को फिर चाहे वो डेसाइल्स हो, चाहे वो क्वांटाइल्स हो, चाहे वो क्विंटाइल्स हो, हम सबको परसेंटाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, क्योंकि उसी टर्म्स में हमको समझ में आता है। सपोज फर्स्ट क्विंटाइल है तो फर्स्ट क्विंटाइल यानी 20th परसेंटाइल।
ठीक है। तो सिमिलरली मीडियन यानी 50%, 50% को आप चाहे 50th परसेंटाइल बोल लो या आप उसको सेकंड क्वार्टाइल बोल लो, सेम ही बात है, या तो आप उसको 5th डेसाइल बोल लो, ठीक है। तो मीडियन यानी 50% डेटा उसके नीचे और 50% उसके ऊपर होना चाहिए। तो इधर 50% कहाँ है, ये रहा, मतलब 10th बिन यानी 0.044, 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ऐसे हैं, 50% ऑफ द डेज ऐसे हैं उन 5 सालों में जिनमें रिटर्न 0.044 या उसके नीचे रहा है, और 50% दूसरे 50% ऐसे डेज हैं जिसमें रिटर्न 0.44 के ऊपर रहा है, ठीक है। तो मीडियन क्या हो गया हमारा 0.44। नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने, कैलकुलेट द इंटरक्वार्टाइल रेंज। अब इन्होंने रेंज पूछी है, ठीक है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या था कि Q3 माइनस Q1, ठीक है। तो अब हमने डिस्क्रीट डेटा में तो देख लिया था कि Q3 माइनस Q1 कैसे करेंगे, बट इसमें कैसे करोगे Q3 माइनस Q1। जो ये हमने एग्जांपल देखा था उसमें तो बहुत इजी था कि क्योंकि जो हमारा थर्ड वैल्यू था वो क्या था 15 था, और जो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल था वो 5 था, तो 15 माइनस 5 कर दिया, 10 आ गया। बट इसमें जो वैल्यू है वो तो रेंजेस में दे रखी है, तो इसमें अगर आप थर्ड क्वार्टाइल फर्स्ट पहले हम फाइंड करते हैं कि Q3 क्या है, थर्ड क्वार्टाइल हुआ, मेरा थर्ड क्वार्टाइल क्या था, ये वाला बिन था वो मेरा थर्ड क्वार्टाइल था, ठीक है। अब मेरा फर्स्ट क्वार्टाइल क्या था, जो ये वाला बिन था वो मेरा फर्स्ट क्वार्टाइल था। तो अब आप इसका इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड कैसे करोगे, तो जो मैंने उस टाइम पे फॉर्मूला बताया था, जब ऐसे रेंजेस दे रखी हो आपको, तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल माइनस लोएस्ट वैल्यू ऑफ सेकंड क्वार्टाइल, या तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल माइनस हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल। सो थर्ड क्वार्टाइल हमने क्या ढूंढा था, ये वाला, मतलब यहाँ तक जो पूरा डेटा है ये ऐसी वैल्यू है जो डेटा को जिसके नीचे 75% ऑफ द डेटा है, तो ये थर्ड क्वार्टाइल इधर एंड होता है, ठीक है। तो थर्ड क्वार्टाइल की हाईएस्ट वैल्यू क्या है 0.460, ठीक है। अभी सेकंड क्वार्टाइल इधर है, इधर यहाँ पे, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ सेकंड क्वार्टाइल एंड होता है, मतलब यहाँ से ही थर्ड क्वार्टाइल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये इतना कि ये रेंज है वो कितना परसेंट डेटा है, वो 25% ऑफ द डेटा है, और जो फर्स्ट क्वार्टाइल है वो यहाँ है, ठीक है। मतलब यहाँ से नीचे कितना है 25% ऑफ द डेटा है, तो ये जो रेंज है वो भी 25% है, और ये जो रेंज है वो भी 25% है। तो देखा आपने क्या किया, क्वार्टाइल्स ने क्या किया, डेटा को 25 25 25, और ये जो है वो आपका लास्ट क्वार्टाइल है 25, ठीक है। तो उसने क्या किया, डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और हर पार्ट कितना है 25% का है, उसी को क्वार्टाइल्स बोलते हैं, ठीक है। तो अभी इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब क्या, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल 3 का ये पूरा है वो आपका क्वार्टाइल 3 है, ठीक है। उसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है, ये 0.460, तो ये माइनस हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल 1, ये पूरा जो है वो क्वार्टाइल 1 है, उसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है माइनस 0.293, तो आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज कितना हुआ 0.460 माइनस 0.293, ठीक है। तो हम इसका अगर निकालते हैं तो 0.460 माइनस 0.124 सॉरी माइनस 0.293 पर वो क्या है माइनस में है, माइनस, तो आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज कितना आया 0.753, ठीक है। अभी वो डेफिनेशन में दूसरा क्या था, वो फॉर्मूला में दूसरा क्या था, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल 3 माइनस हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल, वो देख लिया। उसको दूसरी तरीके से क्या लिख सकते हैं, लोएस्ट वैल्यू ऑफ सेकंड क्वार्टाइल, यानी ये मेरा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल 1 था, तो इसके आगे क्या स्टार्ट हो रहा है, क्वार्टाइल 2 स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा क्वार्टाइल 2 का सेक्शन है, ये पूरा। तो अब देखो ये सेम वैल्यू इधर है, ठीक है। तो जो चीज़ 1 की हाईएस्ट वैल्यू है वो सेकंड क्वार्टाइल की क्या है, लोएस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो आप चाहे ऐसा बोल लो कि Q3 माइनस क्वार्टाइल 1 का हाईएस्ट वैल्यू, या तो आप बोल लो Q3 माइनस क्वार्टाइल 2 का लोएस्ट वैल्यू, एक ही चीज़ है, ठीक है। और आप हाईएस्ट वैल्यू ऑफ Q3 को दूसरा क्या बोल सकते हो, लोएस्ट वैल्यू ऑफ Q4, ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो मॉड्यूल में ही है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में से। वो हमको परसेंटाइल्स और मतलब क्वांटाइल्स का इसमें एक न्यू फार्मूला यूज़ हो रही है जो ये सब में हम देखेंगे।
तो इसमें क्या दिया है कि MSCI वर्ल्ड इंडेक्स है, उसके 10 साल के एनुअल रिटर्न्स इन्होंने लिस्ट डाउन किए हैं ईयर 1 से लेके ईयर 10 तक। इनमें हमको क्या ढूंढना है, हमको फोर्थ क्विंटाइल ढूंढना है। तो फोर्थ क्विंटाइल को हम ऐसे पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है कि फोर्थ क्विंटाइल यानी क्या, तो हम उसको क्या करते हैं परसेंटाइल में कन्वर्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्विंटाइल यानी 20% डेटा उसके नीचे है, और वैसा फोर्थ क्विंटाइल यानी उसके नीचे कितना होगा 20 × 4 80%, एक ऐसी वैल्यू जिसके नीचे क्या है 80% ऑफ द डेटा है। ठीक है, फाइन। अभी ये चीज़ याद रखना कि जब भी हम क्विंटाइल्स क्वार्टाइल्स ये सब देखते हैं तो हमेशा डेटा है जो आपका वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होना चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन से पॉइंट के नीचे कितना डेटा है। ठीक है, अगर आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड ही नहीं है तो अगर आप पोजीशन भी निकाल लोगे, सपोज़ ये मेरी 50th, सपोज़ ये मेरा मीडियन है सपोज़, तो इसके नीचे 50% ऑफ द डेटा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपका अरेंज्ड ही नहीं है वो चीज़। ठीक है, हो सकता है ये जो मीडियन है उससे सारे नंबर्स उसके बाद जो है वो सारे नंबर्स उससे छोटे ही हो। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 50% ऑफ द डेटा का ऑब्जर्वेशन है वो -40 के नीचे है। तो आपको पहले हमेशा अरेंज करना पड़ेगा डेटा जब भी आप क्वांटाइल्स क्विंटाइल्स जो भी निकालते हो। जैसे हमने पहले वाला एग्जांपल देखा, उसमें भी क्या थे, बिन्स बने थे, उसमें अरेंज्ड थे सारे रिटर्न्स। सबसे जो छोटा बिन था, सबसे फर्स्ट वाला बिन था, उसमें माइनस रिटर्न्स थे, -0 से लेके कुछ 5% तक के रिटर्न्स थे। तो वैसे वैसे फिर हर बिन में वो जो रेंज थी वो बढ़ती जा रही थी। ठीक है, तो वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज था। अभी ये देखते हैं कि ये अरेंज्ड है कि नहीं। तो ईयर 1 में 15%, ईयर 2 में 10%, ईयर 3 में 20%, ये नहीं है अरेंज्ड। तो सबसे पहले हम इस डेटा को अरेंज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा 40.33, फिर आएगा -40.33, फिर -5.02, फिर 9.57%, फिर 10.02%, फिर 12.34%, फिर 15.25%, 16.54%, 20.65, 27.37 एंड लास्ट में है 30.79। तो हम देखते हैं कि 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि फोर्थ क्विंटाइल यानी हमको 80th परसेंटाइल। ठीक है, परसेंटाइल मतलब हमने क्या देखा, एक ऐसी वैल्यू जिसके नीचे 80% ऑफ द डेटा है। ठीक है, जिसके नीचे या जिसके इक्वल 80% ऑफ द डेटा है। तो अभी हम इसमें डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। चलो, ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अभी 10 वैल्यूज़ है तो उसका 80% निकालना ईजी अपने लिए, मतलब 8th वैल्यू होगी। 8th वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है। ठीक है, ये 8th वैल्यू है 20.65। तो हाँ, हमको सही लग रहा है कि 80% ऑफ द रिटर्न्स है वो 20.65 या उससे कम है। कैसे हुआ कि 80% ऑफ द रिटर्न्स, टोटल 10 रिटर्न्स है, उसमें से 80% यानी 8 रिटर्न, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रिटर्न ऐसे हैं जिनका वैल्यू 20.65 या उससे कम है। तो ये 80th परसेंटाइल हो सकता है। ये जो 20.65 वो 80th परसेंटाइल हो गया। ठीक है, ओके, ये एक इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, बट ये सेम इंटरप्रिटेशन क्या था जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि एक ऐसी वैल्यू जिसके इक्वल या जिसके नीचे उतना परसेंटेज ऑफ द डेटा फॉल हो रहा है। तो ये वैल्यू क्या है, 80% ऑफ द डेटा 20.65 या उसके नीचे, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, वो एक डेफिनेशन है परसेंटाइल का। एक दूसरा भी डेफिनेशन है परसेंटाइल का कि वो एक ऐसे वैल्यू है जिसके नीचे सपोज 80th परसेंटाइल है, तो 80th परसेंटाइल एक ऐसा वैल्यू है जिसके नीचे 80% ऑफ द डेटा फॉल होता है। इक्वल टू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो उसमें उसका डेफिनेशन क्या है, लोअर, सिर्फ लेस देन। तो एक परसेंटाइल के जनरली 2 डेफिनेशंस रहते हैं कि एक डेफिनेशन ऐसा है लेस देन और इक्वल टू, और दूसरा डेफिनेशन है लेस देन। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्टिंग है अपने हिसाब से। जो अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं कैलकुलेशन के, वो उनमें अपने अपने रूल्स डिफाइंड होते हैं कि कोई ये फॉलो करता है, कोई ये फॉलो करता है। ठीक है, तो अब अपना जो इंस्टीट्यूट है उसके जो पहले वाला अपने एग्जांपल देखा उसमें ये वाला फॉलो कर रखा था। उसमें ब्रैकेट में क्या लिखा था, सपोज 10th परसेंटाइल है, मतलब
10th percentile corresponds to the return of minus 0.876 and includes returns of that much and lower. मतलब 0.87 कोई डे में, इनमें से जो डेज थे, ठीक है, ये तो कोई दिन में अगर एग्जैक्ट 0.876% रिटर्न है तो वो दिन भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेसाइल में, 10th परसेंटाइल में काउंट हो जाएगा, ठीक है. मतलब इतना या इससे कम, इंक्लूड्स रिटर्न्स ऑफ दैट मच एंड लोअर, ठीक है. तो इसमें ये वाला यूज़ किया हुआ था डेफिनेशन. अभी इसमें क्या यूज़ किया हुआ है सम में, अपने को लगेगा कि अगर ये 20.65 आंसर है, मतलब बराबर है, फर्स्ट वाली डेफिनेशन यूज़ करिए, पर आंसर ये नहीं है. इन्होंने इंस्टीट्यूट ने अलग फार्मूला यूज़ किया है. फार्मूला क्या यूज़ किया है कि लेस देन वाली डेफिनेशन. तो अगर हम इसको लेस देन वाली डेफिनेशन से करें कि चलो ये हमने 80th परसेंटाइल फाइंड किया था, तो इसके नीचे 80% ऑफ द डेटा होना चाहिए. तो इसके नीचे तो कितना परसेंटेज डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7. इसके नीचे, ये वैल्यू के नीचे तो सिर्फ 70% डेटा है. तो मतलब ये वैल्यू है वो 80th परसेंटाइल नहीं हुई एज पर दिस फॉर्मूला, एज पर दिस डेफिनेशन, ठीक है. तो हम एक अलग तरीके से परसेंटाइल का उसका लोकेशन फाइंड करेंगे, जिसमें एक फार्मूला है. फार्मूला क्या है, तो लोकेशन ऑफ वाइथ परसेंटाइल जो आपको फाइंड करना है इज़ इक्वल टू n +1, ठीक है. मतलब जितने ऑब्जर्वेशन है +1 इंटू y डिवाइडेड बाय 100, ये उसकी फॉर्मूला है. तो अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं तो हमको L मतलब लोकेशन ऑफ कौन सा परसेंटाइल, 80th परसेंटाइल, तो y मतलब 80, ठीक है, इक्वल्स टू n कितने, 10 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, तो 10 + 1 इंटू 80/100, तो 11 इंटू 80/100, तो उसका आंसर क्या आएगा, 8.8. मतलब 8.8 लोकेशन पे जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारा 80th परसेंटाइल है, ठीक है. तो अभी हम देखेंगे कि ये डेटा तो डिस्क्रीट डेटा है, तो इसमें से हमको पता है कि ये 8th ऑब्जर्वेशन है और ये 9th ऑब्जर्वेशन है. ये 9th ऑब्जर्वेशन है. अभी 8.8 ऑब्जर्वेशन कहाँ से लाएं, तो हम उसमें क्या करेंगे, इंटरपोलेशन करेंगे, ठीक है. तो 8.8 मतलब क्या हुआ, 8 + 0.8 हुआ, ठीक है. तो 8th ऑब्जर्वेशन तो क्या है हमारे पास, 20.65 है, तो 20.65 ये हो गया, ये तो फिक्स्ड है, प्लस 0.8 मतलब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन 8 + 1 कर दोगे तो ये आ जाएगा, ये वाला ऑब्जर्वेशन. पर हमको पूरा +1 नहीं करना है, हमको सिर्फ प्लस 0.8 ही करना है. तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम इंटरपोलेट कर लेंगे. मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 27.37 माइनस 20.65, यानी वन लोकेशन, यानी 8 से 9 पे गए, मतलब एक लोकेशन चेंज करी, ठीक है. तो एक लोकेशन चेंज करने में आपका 6.72% इंक्रीज़ हो रहा है, पर हमको वो एक लोकेशन का सिर्फ 0.8 ही चाहिए, मतलब 80% ही चाहिए. तो इसका 80% कर दिया, वो कितना हुआ, 5.376. तो हम 20 + 65 में कितना प्लस करेंगे, 5.376. तो कितना आया, इसमें हम प्लस कर देते हैं 20.65, तो कितना आया, 26.026. तो ये जो परसेंटेज है वो हमारा क्या है, 80th परसेंटाइल है, ठीक है. तो ये हमने क्या किया, इंटरपोलेशन किया बेसिकली, ठीक है. तो अब इस डेफिनेशन के हिसाब से ये कम्प्लीटली सेट होगा कि 26.026% ऐसा रिटर्न है जिसके नीचे 80% ऑफ द रिटर्न्स फॉल हो रहे हैं. मतलब ये भी क्या, 20.65 भी क्या इसके नीचे फॉल हो रहा है, 26.06 के नीचे, बराबर. तो 8 ऑब्जर्वेशंस मेरे इसके नीचे फॉल हो गए, मतलब 80% जो डेटा है वो ये नंबर के नीचे फॉल हो गया, मतलब ये मेरा क्या है, 80th परसेंटाइल है, ठीक है. तो ये फॉर्मूला एक याद रखना कि लोकेशन ऑफ परसेंटाइल कभी भी पूछा कि लोकेशन ऑफ परसेंटाइल ढूंढो, इसमें से कौन से, ये जो 8.8 आया वो क्या था, लोकेशन था. मतलब 8th लोकेशन नहीं, 9th लोकेशन नहीं, 8.8 लोकेशन. उसके सामने
आपको परसेंटाइल देखना है कि ये लोकेशन के सामने कौन सा परसेंटाइल है, वो आपका 80th परसेंटाइल होगा। 8.8 पर आपका आंसर नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ लोकेशन का नंबर है, लोकेशन है वो आपका। जैसे घर का एड्रेस होता है, वो सिर्फ एक एड्रेस है कि ये एड्रेस में जो वैल्यू रहती है वो हमारी 80th परसेंटाइल है, ठीक है। तो वो एड्रेस हमको डायरेक्टली तो नहीं मिला इसमें से, हमको बीच में से वो एड्रेस निकालना पड़ा। जैसे ही वो एड्रेस निकाल लिया, उसकी वैल्यू भी हमको मिल गई 26.026। तो ये हमारा क्या हो गया, 80th परसेंटाइल, जो ये वाली डेफिनेशन को फॉलो करता है, लेस देन वाली डेफिनेशन को, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला तो याद रखनी ही है, क्योंकि इसके सम्स भी होते हैं कि n+1 × y/100, ठीक है। तो अगर आपको कभी रेंजेस वाला सम है तो आपको पता है उसमें हाईएस्ट वैल्यू लेनी है, ठीक है। और अगर आपको ऐसे डिस्क्रीट डेटा वाला दे दिया है सम, तो जनरली ये वाली ही फॉर्मूला यूज़ होएगी। आपको डायरेक्टली कि 80th परसेंटाइल निकालना है तो 8th वैल्यू, ऐसा डायरेक्टली नहीं करना है, ठीक है। तो ये वीडियो में हमने क्या क्या कवर कर लिया, एक तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कवर कर लिया जिसमें मीन, मीडियन, मोड, आउटलाइर्स देख लिया, और एक मेजर्स ऑफ लोकेशन देख लिया हमने, जो क्वांटाइल्स जो पोजीशन बताता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू।